स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 85। टाइटल बर्निंग वैली की महारानी का आगमन भाग 3। उल्का पिंड, भागो, एक उल्का पिंड गिर रहा है। मैं अपनी कार का इंजन चालू नहीं कर सकता। हाँ, इसमें आग लग गई है। कारखाने की सारी बत्तियां बुझ गई। जल्दी करो, कोई भी जाओ और मुख्य स्विच बंद कर दो। पूरा लेहुओ शहर बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था। फैक्ट्री में ओवर टाइम काम कर रहे लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। सभी बत्तियां बुझने से पहले उन्हें केवल एक झिलमिलाहट महसूस हुई। मशीनरी जो दहन के माध्यम से संचालित की गई थी, सड़कों पर कारों सहित सभी टूट गई। जैसे ही आकाश में उल्कापिंड जमीन के पास पहुंचा, फायर मैजिक ऑरा से चलने वाली मशीनरी स्वतः स्फूर्त दहन से प्रज्वलित हो गई। क्षेत्र में कई कारखाने थे। इस प्रकार जगह के आसपास बहुत ज्वलनशील पदार्थ थे। कई फैक्ट्रियों में आग लग गई, जिससे भेदी अलार्म बजने लगे। फैक्ट्रियों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कम परवाह न करते हुए कर्मचारी दहशत में भाग गए। आग तेजी से नहीं फैली, इस प्रकार इसने उन्हें बचने का पर्याप्त समय दिया। हालांकि जो लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे, उन्होंने तुरंत आग का एक बड़ा गोला देखा, जैसे सूरज उनकी ओर गिर रहा हो, जिससे पूरा आसमान जल रहा हो। श्रमिकों को पता नहीं था कि वे संभवतः कहां भाग सकते हैं और जगह जगह हक्के बक्के रह गए। सौभाग्य से उल्कापिंड केवल लेहुओ टाउन के ऊपर आसमान से गुजर रहा था, अन्यथा शहर पृथ्वी पर नर्क की तरह आग की लपटों के सागर में बदल गया होता। ओह माँ! आहन ने अपना सिर उठाया और अविश्वास से आकाश की ओर देखकर चिल्लाया। रात का आकाश अब तेज रोशनी से जगमगा रहा था। पहाड़ी आग की रोशनी से धधकते लाल रंग से रंगी हुई थी। समूह अभी इस बात पर चर्चा कर रहा था कि उग्र जादूगरनी का शहर में आना कितना असंभव था, जब उन्होंने उल्कापिंड के ऊपर खड़ी एक महिला की रूपरेखा की खोज की। वह उल्कापिंड पर खड़ी थी, जिसने रात के आकाश में फिसलते हुए एक बड़ी आपदा की घोषणा की। सुरक्षित क्षेत्र, किले। जब बर्निंग वैली की साम्राज्ञी क्रोध हुई तो मानव सुरक्षा केवल सजावट के अलावा और कुछ नहीं था। अवरोही उल्कापिंड ने उन मनुष्यों के लिए एक जबरदस्त चेतावनी के रूप में कार्य किया, जिन्होंने उसके उल्टे पैमाने को छूने का साहस किया। उल्कापिंड पहाड़ी से टकराया और उसका आधा हिस्सा जमीन पर गिर गया। विला को एक और बैरियर द्वारा संरक्षित किया गया था। ब्लू वाटर बैरियर द्वारा उल्कापिंड आधे में कम हो जाएगा, जैसे उग्र जादूगरनी ने इसके बजाय पहाड़ी पर उल्कापिंड को निशाना बनाया। विला में लोग पूरी तरह से मायूस थे। वे सब वहीं खड़े रहे और बैरियर के बाहर के क्षेत्रों को राख में जलते हुए देखते रहे। दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गए। पहाड़ी के दूसरे हिस्से में अभी भी कुछ मैजिशियन कष्ट कर रहे थे। सबसे अधिक संभावना है कि वे इसके साथ वाष्पित हो गए थे। उनके पास मदद के लिए चीखने का मौका नहीं था, या यहाँ तक कि यह पता लगाने का समय भी नहीं था कि हो क्या रहा है। विला के पुल में आदर्श, समीर, चुटकी, राधा, लवीशा, आहान, विवेक और नान्यू सभी प्रतिमाओं में बदल गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बैरियर के बाहर क्या हुआ था। आधी पहाड़ी, आधा पहाड़ कहां चला गया था, बस ऐसे ही गायब हो गया था। यदि उल्कापिंड का उद्देश्य विला के बजाय था, तो क्या क्षुद्र बाधा भी इसे रोक सकती है? क्या विला के लोग अब तक जीवित भी होंगे? एक झुलसी हुई भूमि और कुछ बची हुई लपटों ने उन घने पौधों को जलाकर बदल दिया जो अभी एक सेकंड पहले मौजूद थे। बाधा की दिशा में विनाश और मृत्यु की एक घनी उपस्थिति बह गई। जैसे ही लोग नर्क के इस आश्चर्यजनक नजारे को घूर रहे थे, बर्निंग वैली की शासक अच्छी तरह से संरक्षित विला के ऊपर आकाश में तैरने लगी। उसकी आंखें आग की लपटों में जल रही थी, फिर भी वे उसके आसपास की हर चीज पर ठंडी निगाहें
दिखा रही थी। वह प्रकट हुई थी जब हर कोई यह मान रहा था कि वह संभवतः पूर्वी क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए आधे चीन की यात्रा नहीं कर सकती। उसने एक दुस्वप्न की तरह समूह का पीछा किया था और इस तरह के एक आश्चर्यजनक दृश्य का निर्माण करने के लिए अपनी पूरी विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसका क्रोध मनुष्यों को बता रहा था कि उनके द्वारा किए गए पापों के लिए कोई बड़ी कीमत चुकाने वाला है। उग्र जादूगरनी ने एक भेदी चीख निकाली। उसकी निगाहें उस जगह पर टिकी थी जहां आदर्श और अन्य लोग खड़े थे। वह अपने साथ गर्मी की लहर लेकर आगे बढ़ी। लवीशा ने जो देखा उससे डरकर वह जमीन पर गिर गई। उसकी आत्मा कांप रही थी। वह वही थी जिसने ग्रीन स्पाई को उग्र जादूगरनी की पीठ में डाला था। बदला लेने आई थी, बदला लेने आई होगी। उग्र जादूगरनी बैरियर के बाहर तैरने लगी। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और आदर्श के चालक दल की ओर पकड़ लिया, उसकी आंखें टेढ़ी हो गई। जब सभी ने यह मान लिया कि बैरियर के बाहर खड़े होने के बावजूद वह लवीशा की हत्या कर देंगी, तो राधा, जो आदर्श के पास बैठी थी, को कुछ विशेष बल द्वारा पकड़ लिया गया, जिसने उसके नाजुक शरीर को हवा में खींच लिया। राधा! आदर्श चौंक गया। उन्होंने तुरंत जादुई जूतों को सक्रिय किया और सरल मन से उसे बैरियर से बाहर निकला। ऐसा लग रहा था कि राधा को किसी बल द्वारा खींचा जा रहा है। उसका शरीर जल्दी से पानी की बाधा को पार कर गया, उग्र जादूगरनी की ओर उड़ गया। आदर्श ने उसके पीछे पागलों की तरह पीछा किया, जिसने उसके हाथ पर झुलसाने वाली फ्लेम का एक झोंका प्रज्वलित किया। यह उग्र जादूगरनी पर विस्फोट करते हुए एक बढ़ती हुई फायर फिस्ट में बदल गया। उग्र जादूगरनी हवा में खड़ी थी। उसने आदर्श पर एक ठंडी नजर डाली और आसानी से फायर फिस्ट को अपनी ओर आते देखा। उसने बिना भाव के अपना हाथ हिलाया, आसानी से किसी अज्ञात शक्ति के साथ आदर्श की फायर फिस्ट को कम कर दिया। आदर्श अवाक था। वह कितना मूर्ख था यह सोचकर कि वह जलती हुई घाटी जादूगरनी को उसके फायर एलिमेंट से नुकसान पहुंचा सकता है। वह अपना लाइटनिंग स्पिल डालने वाला था जब उसने राधा को उसके ब्लेसिंग स्पिल का उपयोग करते हुए उसके साथ संवाद करते हुए सुना। भाई आदर्श, वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है। आदर्श ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ही समय में फ्लाइंग शैडो और मैजिक शूज का इस्तेमाल किया और जल्दी से एक चीड़ के पेड़ पर छलांग लगा दी, जो अभी तक अहानिकारक था। चीड़ के पेड़ के ऊपर खड़े होकर आदर्श अभी भी हवा में तैर रही उग्र जादूगरनी से कुछ दूरी पर था। उसने उग्र जादूगरनी और कब्जे वाली राधा को ऊपर की ओर देखा। उसे जाने दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, आदर्श गुस्से में बोले। आदर्श का खून खौलने लगा। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जब वह उग्र जादूगरनी पर दहाड़ रहा था, उसके ऊपरी जबड़े के दांत लंबे हो रहे थे। उसके काले बाल भी लंबाई में बढ़ रहे थे और धीरे धीरे आग की रोशनी में सफेद हो रहे थे। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस अपना सामान वापस लेना चाहता हूं। उग्र जादूगरनी एक अत्याचार सम्राट की तरह वहां खड़ी थी। वह नहीं बोली, फिर भी आदर्श उसकी आवाज सुन सकता था। उसने राधा पर नजर डाली और महसूस किया कि उसका मुंह खुला था। एक ऐसी आवाज से बोल रहा था जो उसकी नहीं थी। वह एक उग्र मैजिशियन है, वह मेरी ओर से बोलेगी, उग्र जादूगरनी ने कहा। उसकी आवाज राधा के मुंह से निकल रही थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 86 टाइटल डीमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन। कई मैजिशियन अचानक हवेली की लाल नारंगी छत के ऊपर दिखाई दिए। लाइनों में खड़े थे, जैसे कि उन्होंने आने वाली लड़ाई के लिए खुद को लंबे समय से तैयार किया हो। हालांकि जब पहरेदारों ने पहाड़ी के आधे हिस्से को धराशायी होते देखा, तब भी उनकी आंखों में डर झलक रहा था। उन्होंने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े थे, उसके बावजूद उन्होंने ऐसी विध्वंसक शक्ति वाला प्राणी कभी नहीं देखा था। पहरेदारों के कप्तान हैयान के पास पहले से ही गहरा काला कवच था। जादुई कवच ठंडे लावा से उत्पन्न पदार्थ से बना था और आग के प्रति पूर्ण प्रतिरोध प्रदान करता था। हालांकि कवच के अंदर हैयान का शरीर अपने बावजूद अवचेतन रूप से कांप रहा था।
वह स्पष्ट रूप से जानता था कि जिस कवच पर उसे गर्व था वह जलती घाटी की महारानी के सामने केवल एक सजावट मात्र था। उग्र जादूगनी पर जलती लपटों ने पूरी झुलसी हुई भूमि को जला दिया। लपटें कुछ किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आसपास की परतों में बेतहाशा फैल गई। वह वीला में सैकड़ों से अधिक जादूगरों को देखते हुए जमीन के ऊपर तैर रही थी। फिर भी उनमें से कोई भी उसके लिए खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं था। उसकी दृष्टि ने उस जगह को देखा और अंत में एक इमारत के अटारी में राजेश के पास सफेद कपड़े में लिपटी बालों वाली एक महिला को देखा। लालची जोड़े के बगल में एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उनकी दाढ़ी नहीं थी, फिर भी उनके सफेद बाल लटक रहे थे, जो एक किसान के विशिष्ट रूप और उत्कृष्ट स्वभाव से मिलते जुलते थे। डीमन सुरक्षित क्षेत्र में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सफेद वाले बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से से कहा। वह व्यक्ति सहायक था जिसे राजेश ने विशेष रूप से रजावत परिवार से आमंत्रित किया था, जिसका नाम सुरेंद्र के नेतृत्व में फैक्शन के उप प्रमुख रजावत परिवार कबीले में वर्चस्व की कतार में तीसरे व्यक्ति थे। जुआन व रैंकिंग में रैंक होने के बाद से एक काउंसिलमैन के साथ समान स्तर पर उनका परिवार और समाज दोनों में उच्च दर्जा था। इस बीच सफेद बालों वाला व्यक्ति सुरेंद्र का दाहिना हाथ था, जो एक शक्तिशाली आइस मैजिशियन था। राजेश सुरेंद्र के काफी करीब थे। शुरुआत में राजेश उससे मदद मांगने की योजना बना रहा था, क्योंकि वह विवेक की रैंक का आइस मैजिशियन था। दुर्भाग्य से सुरेंद्र देश से बाहर हो गए। इस प्रकार उन्होंने शी गुआओ को भेजा, जो एक एक्सपर्ट भी थे। शुरू में राजेश को पता नहीं था कि शी गुआ कौन है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह लड़का एक एक्सपर्ट है जिसके पास सुपर लेवल में आधा कदम है, तो उसने तुरंत शी गुआ को पूरी तरह से सम्मान दिया। संकट को हल करने के लिए शी गुआ को उनकी ही एक मात्र आशा थी, जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जो सुपर लेवल हासिल करने के बहुत करीब था। शी गुआ उग्र मैजिशियन का सामना करने के लिए बावजूद निडर लग रहा था। अग्नि आपदा फल, मुझे मेरा अग्नि आपदा फल वापस दो। उग्र जादूगनी ने जब राजेश और सफेद कपड़े पहने व्यक्ति जियांग फेंग को देखा तो एक भेदी चीख निकाली। राधा के मुंह से उसकी आवाज निकली। चूंकि राधा एक ब्लेसिंग मैजिशियन थी, उसकी आवाज मैजिक से मुग्ध होने के बाद लोगों की आत्मा में प्रवेश करने और उनकी रीढ़ की हड्डी को ठंडक पहुंचाने में सक्षम थी। बकवास बंद करो, वो घायल हो गई है, वो संभवतः हमारे खिलाफ मौका नहीं दे सकती है। जियांग फेंग ने तुरंत अपनी बात कह दी, जैसे कि वो नहीं चाहती थी कि ओग्र जादूगरनी बहुत ज्यादा बात करे। शी गुआओ को पता था कि डीमन बीस्ट के साथ संवाद करने का कोई मतलब नहीं है। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और आइस मैजिशियनों को संकेत दिया, जो अपने लक्ष्य पर घात लगाने के लिए खड़े थे। वीला में कहीं से 8 मैजिशियन जो लंबे समय से तैयार थे, उन्होंने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया और शीगुआओ का संकेत मिलने पर खुद को फोकस के रूप में इस्तेमाल करते हुए आइस एनर्जी का एक बड़ा उछाल जमा किया। उनके पैरों के नीचे एक सफेद अष्टकोण के आकार में एक चमक दिखाई दी, जैसे एक बढ़ते हुए हिमपात का आकार। जैसे जैसे अधिक ऊर्जा जमा होती गई, अष्टकोणीय डीमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन की शक्ति मजबूत होती गई। पहाड़ी वर्तमान में भट्टी की तरह थी, इतनी गर्म कि उस पर सवार लोग निर्लज्जीकरण पानी की कमी से बेहोश होने के कगार पर थे। हालांकि जैसे ही 8 आइस मैजिशियन ने फॉर्मेशन का निर्माण किया, आसमान से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। हंस के पंख जितने विशाल हिमकण आकाश से गिरे। सफेद बर्फ धीरे धीरे घनी होती गई, क्योंकि बर्फबारी के बीच पारदर्शी बर्फीली दीवारों का निर्माण किया गया था। 8 मैजिशियनों के अनुरूप दीवारों की कुल 8 परतें थी। वे एक अविश्वसनीय गति से जमा हो रही थी।
इस हद तक कि 8 दीवारें लगभग एक संलग्न स्थान में संयुक्त हो गई। जब पहली बर्फ का टुकड़ा जमीन पर उतरा तो उग्र जादूगरनी फंस गई। उग्र जादूगरनी ने अपने हाथ को बाईं ओर धकेल दिया। बर्फ की दीवारों में से एक पर एक इमारत की तुलना में आग का गोला फेंक दिया। आग के गोले ने दीवार को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जो सभी दिशाओं में बिखर गई और हवा में पिघल गई। हालांकि एक नई बर्फ की दीवार ने आग के गोले से नष्ट हुई जगह को जल्दी से बदल दिया। उग्र जादूगरनी आग की लपटों के साथ आसपास की दीवारों से भागने की योजना बना रही थी, फिर भी उसका शरीर इस प्रक्रिया में ताजी बनी बर्फ की दीवार से टकरा गया। पाला उसके शरीर में तलवारों की तरह घुस गया। वे पहले से ही तुम्हारे साथ मौत से लड़ने के लिए तैयार है। आदर्श जो चीड़ के पेड़ के ऊपर खड़े थे, जब उन्होंने बर्फ की दीवार को देखा तो उग्र जादूगरनी की ओर से आह भरी। उग्र जादूगरनी ने राधा को ले लिया था। अभी भी आशा की एक झलक थी कि दंपति को उनके द्वारा दी गई गंभीर गलती के बारे में पता था। इस प्रकार एक मामूली संभावना थी कि वे अग्नि आपदा फल सौंपने को तैयार हो गए। वास्तव में लालची दंपति ने अग्नि आपदा फल को अपने कब्जे में रखने का निश्चय किया था। उनका इसे वापस देने का कोई इरादा नहीं था। लालची दंपति, यह जियांग फेंग और राजेश का उल्लेख किया जा रहा है। उग्र जादूगरनी की आंखें निर्दयता से टिमटिमा उठी। उसने एक चिंगारी को आगे बढ़ाया। जैसे ही चिंगारी बर्फ की दीवार से टकराई, भयानक धमाका हुआ। पूरी जगह हिंसक रूप से कांप उठी। अग्नि विस्फोट प्रस्फोटक के समान था। टूटना, फिर भी इसकी शक्ति फायर स्पिल से कई गुना अधिक मजबूत था। आग की जीभें विशाल सर्पों की तरह थी, जो हिंसक रूप से झटपटा रही थी, क्योंकि वे हवा में उछल रहे थे, आकाश में बर्फ को भाप में बदल रहे थे। जब बर्फ की दीवार एक बार फिर से टुकड़ों में टूट गई तो उसने राधा को एक नरम धक्का दिया और उसे आदर्श के पास लौटा दिया। जिस जीव में अब कोई दया दिखाने का इरादा नहीं था, वह तुरंत आग की लपटों में घिर गई। उसका ग्लैमरस फिगर एक विशाल उल्कापिंड में तब्दील हो गया और विला की रक्षा करने वाले वाटर बैरियर में फिसल गया। साथ ही उग्र नाग भी थे, जो अभी तक गायब नहीं हुए थे। जब ब्लू अवरोध एक अंडाकार के आकार में विला के ऊपर मंडरा रहा था, पानी के पर्दे की पतली परत अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने उल्कापिंड रूप में उग्र जादूगरनी के खिलाफ कोई मौका खड़ा नहीं कर पाई। उल्कापिंड द्वारा किए गए नुकसान के लिए ढहने से पहले बाधा पहले जोर से हिलती है। अवरोध पानी की बूंदों में बिखर गया और जमीन पर पहुंचने से पहले पूरी तरह से वाष्पित होकर नीचे गिर गया। उल्कापिंड आगे बढ़ा और राजेश की प्रिय हवेली में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उल्कापिंड का उल्लेख किया जा रहा है उग्र जादूगरनी, जो उल्कापिंड का रूप लेकर दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। हवेली को तुरंत जमीन पर गिरा दिया गया। भीषण लपटों ने उनके प्राचीन संग्रह को जलाकर राख कर दिया। राजेश अपने दिल से खून बहता हुआ महसूस कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि जब वह उग्र जादूगरनी का विरोध करने का फैसला करेगा तो उसे बड़ी कीमत चुकानी ही होगी। चूंकि पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता था, वह केवल अपने दांत भींच सकता था और उसे खत्म करने के लिए रजावत परिवार, द आइस परिवार द्वारा प्रदान की गई सहायता पर भरोसा कर सकता था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।